गुड मॉर्निंग 9th-10th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 आपको पढ़ाएंगे, जेनेटिक्स। ओके, चैप्टर 2 थोड़ा लेंदी है, उसको बाद में लेंगे। अपन चैप्टर 3 छोटा है, इसको पहले कंप्लीट करा देते हैं और सिंपल भी है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस ऑफ लिविंग बींग्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब जो एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो भी हमारे गुण होते हैं जो जाते हैं, ठीक है, लिविंग बींग्स में, उसमें जो हम साइंस में उसकी स्टडी करते हैं वो ब्रांच क्या है? जेनेटिक्स। फर्स्टली द वर्ड जेनेटिक्स वाज यूज्ड बाय बेटसन इन 1905। ठीक है, जो अंडरलाइन लगाई है मैंने वो नोट्स में लिख लेना। फर्स्ट ये जेनेटिक्स की डेफिनेशन हो गई। फिर जेनेटिक वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? बेटसन ने 1905 में। दिस वर्ड वाज हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जीन। ये ग्रीक वर्ड जीन से आया है। ट्रांसमिशन ऑफ वेरियस जेनेटिक कैरेक्टर्स इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस विच टेक प्लेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन लिविंग बींग्स थ्रू, ठीक है, जो ये ट्रांसमिशन होता है जेनेटिक कैरेक्टर्स का, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, थ्रू गैमीट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके दौरान? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है। हमने 8th क्लास में प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। सेक्सुअल तो उसमें क्या पढ़ा था? मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, ठीक है, तो उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, मेल और फीमेल के, और ये नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। दिस कैरेक्टर्स आर कॉल्ड हेरिडिटी कैरेक्टर्स। तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हेरिडिटी कैरेक्टर्स। दिस ट्रांसमिशन ऑफ दीज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफ स्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। तो ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो पेरेंटल और जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग मतलब जो नवजात जो बोर्न होता है उसमें जाते हैं उसे बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी को सबसे पहले किसने दिया था नाम? सस्पेंसर ने 1863 में, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरियस अकर ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर ऑफ जीन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। मेंडलिज्म। ग्रिगोर जॉन मेंडल जिन्होंने ही हमें जेनेटिक्स के बारे में सारा दिया है हमें, तो इनका नेम है, पूरा नेम है ग्रिगोर जॉन मेंडल। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इनका पूरा नाम क्या है, ठीक है। इनका जन्म 1822 में और डेथ 1884 में हुआ था, और इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट ऑफ प्रोपोन्ड द लॉ ऑफ हेरिडिटी इन प्लांट्स, क्योंकि इन्होंने हेरिडिटी प्लांट्स में हेरिडिटी के 3 लॉज बताए थे, ठीक है। मेंडल वार बोर्न 22 जुलाई 1822 इन सिलिसियन विलेज ऑफ हेजेंडेंड्रा प्रोविंस इन ऑस्ट्रिया में एक सिलिसियन विलेज था जहाँ इनका जन्म हुआ है। आफ्टर रिसीविंग द डिग्री ऑफ फिलोसफी, ये इनकी सारी पूरी जीवनी बताई गई है इनकी कि कैसे इन्होंने अपनी स्टडी करी, कहाँ कहाँ पढ़े, फिर क्या काम करा, फिर कैसे करा, तो कई बार इस पर भी एक शॉर्ट नोट आ जाता है। आफ्टर रिसीविंग द डिग्री ऑफ फिलोसफी इन 1842 ही बिकम द फादर ऑफ चर्च इन ब्रूना सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर 1843। जब इन्होंने फिलोसफी की डिग्री ले ली तो फिर यह ऑस्ट्रिया की ब्रूना सिटी में चर्च में फादर बन गए वहाँ पे। और वहाँ पे क्या था? गार्डन था वहाँ पे, तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे गार्डन पीप का बॉटनिकल नेम क्या है? पाइसम सेटाइवम। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, पाइसम सेटाइवम। 7 ईयर तक इन्होंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए मटर्स पे, तो इनको रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स वर पुट इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर, और इन्होंने अपने रिजल्ट रिसर्च पेपर में निकाले। और ब्रूना सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इन द ईयर 1865 के वहाँ पे एक जो पेपर निकलते हैं रिसर्च के, उनमें इन्होंने प्रकाशित करा। इन दिस ईयर 1866 दीज एक्सपेरिमेंट्स वर पब्लिश्ड इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द सोसाइटी अंडर द हेडिंग ऑफ, और इन्होंने ये एक हेडिंग के रूप में एनुअल रिपोर्ट्स में इसको पब्लिश करा। किस नाम से? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट और गार्डन पी। तो इनके जो रिज़ल्ट के जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे उनके रिजल्ट के बेसिस पे इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रोपाउंडेड वॉज इज ऑल्सो नोन एज मेंडलिज्म। इन्होंने लॉ बनाए जिन्हें मेंडलिज्म बोलते हैं, और इनकी 6 जनवरी 1884 को डेथ हो गई। अब नेक्स्ट है रीज़न फॉर मेंडल्स सक्सेस। इनकी सक्सेस के क्या रीज़न है? तो ये 3 रीज़न है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि इनकी सक्सेस के क्या रीज़न है। 3 रीजन है। मेंडल्स स्टडी इन पर्टिकुलर हेरिडिटी
ऑफ वन पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स ऑन वन टाइम। इन्होंने जो स्टडी करी थी हेरिडिटी की वो एक टाइम पे केवल एक करेक्टरिस्टिक्स को ही लेकर करी थी। मेंडल्स वेरी केयरफुली परफॉर्म्ड स्टैटिकली एनालिसिस ऑफ एंटायर डाटा ऑफ हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। और इन्होंने जो अपना पूरा एक्सपेरिमेंट करा था बहुत केयरफुली करा था, परफॉर्म करा था। मेंडल्स मेड ए केयरफुल चूज ऑफ प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। और जो इन्होंने प्लांट चूज़ करा था वो भी बहुत सावधानीपूर्वक इन्होंने करा था। अब नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। इन्होंने पी प्लांट ही क्यों लिया, उसके भी रीजन्स है वो देखिए। इट वॉज एन एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट है, केवल एक साल इसका लाइफ साइकिल होती है ये, ठीक है। स्टडी ऑफ डिफरेंट जनरेशन कुड बी पॉसिबल डन इन लेस टाइम, इसलिए हम इसकी एक से ज़्यादा जनरेशन कम समय में हम ले सकते थे। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, होमोजाइगस और प्योर लाइन वेराइटी प्लांट्स ईजिली ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब मेल और फीमेल इसमें दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं, ठीक है। इनमें सेल्फ पॉलिनेशन ईजिली हो जाता है। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डन ईजिली बाय द प्रोसेस ऑफ एमेसिकुलेशन, और आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से कराया जा सकता है। पी प्लांट वेरियस पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर फाउंड, और इसमें कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मतलब इसमें गुण थे, जैसे गोल बीज, राउंड, रिंकल्ड सीड्स, येलो और ग्रीन सीड, ठीक है। तो ये बहुत सारे इनमें 7 पढ़ेंगे अपन। 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कौन से हैं वो आगे। तो ये सब रीजन्स थे जिनसे उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट करा। ये देखिए 7 कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे जो मेंडल ने, ट्रेड्स मतलब विशेषताएं थी, ठीक है। ये 7 हाइट्स ऑफ द प्लांट मतलब टॉल और ड्वार्फ, पोजीशन ऑफ फ्लावर, एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल टर्मिनल मतलब बिल्कुल ऊपर, और एक्सियल मतलब साइड में। शेप ऑफ मैच्योर पी, जो पी की मैच्योर पी है उसकी शेप कैसे, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड मतलब एकदम चपटा, और कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब ऐसे मुड़ा हुआ, झुर्रीदार, फूला हुआ। फिर है कलर ऑफ इमेच्योर पी, जो इमेच्योर पी है उसका कलर ग्रीन और येलो। फ्लावर का कलर वायलेट और वाइट। सीड की शेप राउंडेड और रिंकल्ड, गोल या झुर्रीदार। कलर ऑफ सीड येलो और ग्रीन, ठीक है। तो ये सब इनके ये देखिए स्ट्रक्चर में बताए हुए हैं, ये आप लोग खुद देख लेना। नेक्स्ट देखिए रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। क्या होता है, ये जो मेंडल ने जो अपने लॉ बनाए थे उनको जब तक इनकी डेथ हो गई थी, जब तक इनको कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, ठीक है। ये ऐसे कैसे ही दबे रह गए, इनकी डेथ हो गई। फिर बाद में इनकी वापस रीडिस्कवरी हुई थी। डिस्कवरी तो इन्होंने ही कर दी थी, लेकिन वापस इन्हीं को रीडिस्कवर किसने करा था। द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस propounded by Mendel were not appreciated for 35 years by contemporary biologist। क्या वो इनमें मतलब विचार नहीं मिलते रहे, तो आदों ने इनका विरोध करा, तो इसलिए 35 साल तक ये ऐसे ही दबे रहे। फिर आगे रीडिस्कवर किसने करा, हुगो डी व्रीज ऑफ हॉलैंड के हुगो डी व्रीज ने, कार्ल कॉरेंस ऑफ जर्मनी के कार्ल कॉरेंस ने, एंड इरिक वॉन शेरमार्क। टी साइलेंट है यहाँ पे। इरिक वॉन शेरमार्क ऑफ ऑस्ट्रिया की इरिक वॉन शेरमार्क ने क्या करा, ये एक्सपेरिमेंट कर, इन एक्सपेरिमेंट्स को रीडिस्कवर करा। लॉ ऑफ मेंडलिज्म में कब, 19 में, ओके। ये भी क्वेश्चन आता है कि रीडिस्कवरी किसने करी, तो ये तीनों साइंटिस्टों के नेम और कहाँ के हैं, ये हॉलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के, ठीक है। अब जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, ये बार बार ये टर्म्स आएंगी तो हमें पता होना चाहिए कि टर्म्स किसके लिए यूज़ में आई है। सबसे पहले जीन क्या होते हैं बताया ही था। द फैक्टर विच कंट्रोल एनी वन करेक्टर इज़ कॉल्ड जीन। कौन सा फैक्टर जो हमारे करेक्टर को कंट्रोल करता है वो जीन होता है, ठीक है। द वर्ड फैक्टर वाज यूज बाय मेंडल फॉर ए जीन। तो उस टाइम तो क्या है, जीन वर्ड काम में नहीं लिया गया था, मेंडल ने क्या वर्ड काम में लिया है, फैक्टर काम में लिया है। तो फैक्टर, हम यहाँ पे फैक्टर को क्या समझेंगे, जीन ही समझेंगे। द टर्म जीन वाज लेटर ऑन गिवन बाय जॉनसन। जो जीन वर्ड था वो तो किसने दिया था, जॉनसन ने। मेंडल ने तो फैक्टर वर्ड ही काम में लिया है, ठीक है। अब है एलिलोमॉर्फ और एलील क्या होता है। द टर्म एलिलोमॉर्फ एलील वाज यूज्ड फॉर द फैक्टर रिप्रेजेंटिंग दैट 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। एलिलोमॉर्फ एलील का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी 2 फैक्टर है, कोई भी 2 जीन है, अल्टरनेट है एक दूसरे के, जैसे स्मॉल टी और कैपिटल टी, टॉलनेस और ड्वार्फनेस के लिए।
तो ये क्या हो गए, एलील्स हो गए। ये किसके लिए, हाइट के लिए, गार्डन पी की हाइट के लिए 2 एलील्स हो गए। तो यहाँ पे ये हर चीज़ एक कॉन्ट्रास्ट में चलेगी। हमने देखा ही था पी में 7 ट्रेड्स हैं, 7 ट्रेड्स हमने पढ़ी थी, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। होमोजाइगस एंड इंडिविजुअल हु कंटेन्स आइडेंटिकल एलील्स ऑफ ए जीन और फैक्टर ऑफ ए करेक्टर ऑन इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड होमोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस मतलब सेम, मतलब जो एलील्स हैं वो पेयर के रूप में होते हैं। जैसे टी एलील पेयर इज होमोजाइगस फॉर हाइट इन पी प्लांट, और टी और टी इज़ अनोदर एग्जाम्पल। जैसे दोनों टी पेयर के रूप में होते हैं ये एलील्स, तो अगर ये दोनों सेम है तो ये होमोजाइगस होगा, और दोनों डिफरेंट होंगे तो हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है। जैसे 2 कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर और करेक्टर जीन ऑन हिज होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। फॉर एग्जाम्पल द पी प्लांट विथ स्मॉल टी और कैपिटल टी एलील पेयर इज हेट्रोजाइगस फॉर हाइट। ये क्या है, हेट्रोजाइगस पेयर है ये हाइट के लिए, ठीक है। फिर है फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड फंक्शनल ट्रेट्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ जीन एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड फिनोटाइप, ठीक है। हम एक्सटर्नल अपीयरेंस से ही हम उसके ट्रेट्स के बारे में पता लगा लेंगे, तो वो क्या होगा, फिनोटाइप होगा, ठीक है। जैसे बाहर से ही हम पता लगा लेंगे कि ये स्मॉल है या ड्वार्फ है या ऐसे, ठीक है। ये अच्छे से समझ के आपको जब इनके लॉज आएंगे उनके अंदर आएगा। जैसे टॉल प्लांट्स कैन बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, हियर टॉलनेस इन द फिनोटाइप। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही टॉल की में उसमें आएंगे, काउंटिंग में आएंगे, तो ये क्या है, फिनोटाइप है। जीनोटाइप में क्या होगा, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इज जीनोटाइप। उसका मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका अंदर से मतलब जेनेटिक अंदर से कंट्रोल कैसा है, क्या है, उसको बोलेंगे अपन फिनोटाइप, ठीक है, सॉरी जीनोटाइप। डोमिनेंट कैरेक्टर, द एलील विच ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ इज इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट, ठीक है। डोमिनेंट मतलब जो डोमिनेंट होता है, जो प्रभावी होता है, तो वह एलील जो अपन को एक्सप्रेस करेगा खुद को F1 जनरेशन में, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे। रिसेसिव कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करने में फेल हो जाएंगे, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे F1 जनरेशन में, वो रिसेसिव कैरेक्टर्स होंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इट इज़ ए क्रॉस मेड टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल पेयर ऑफ एलील्स और फोकस ऑफ ए करेक्टर एंड इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हम टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा जब सिर्फ हम क्या करके सिंगल पेयर लेके ही चलते हैं, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा जैसे हम टॉलनेस को लेके चल रहे हैं, या हम और कुछ चीज़ को लेके चल रहे हैं, ठीक है। और डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब 2 पेयर्स को, फैक्टर्स के एलील्स के 2 पेयर्स को लेके चलते हैं। जैसे हम टॉलनेस भी लेके चल रहे हैं और हम फ्लावर के कलर्स को भी लेके चल रहे हैं, ठीक है, तब उसे बोलेंगे डाईहाइब्रिड। 3 पेयर्स को लेके चलेंगे ट्राईहाइब्रिड, बहुत सारे को लेके चलेंगे तो पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, द क्रॉस इन विच F1 जनरेशन, जब F1 जनरेशन हमें मिल जाएगी उसका क्रॉस किससे कराएंगे, रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से कराएंगे, तो उसे टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। जैसे रेसेसिव होमोजाइगस, रेसेसिव कौन, जो अपने आप को, जो डोमिनेंट नहीं है, जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सपोज नहीं कर पाया, और होमोजाइगस मतलब जो एलील है वो सेम है, ठीक है। अब है बैक क्रॉस में F1 जनरेशन को किससे क्रॉस करवा रहे हैं अपन, विथ वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, उसे कोई से भी वन पेरेंट से क्रॉस करवा रहे हैं, तो उसे बोलेंगे हम बैक क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, द क्रॉस इन विच प्लांट A is used as the male parent while plant B is used as the female parent. In second case, plant A is used to female plant and plant B is used as the male plant, which is called reciprocal cross। मतलब एक में उल्टा, बिल्कुल उल्टा कर देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। पेरेंटल जनरेशन, द प्लांट विच आर क्रॉस टू गेट न्यू हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग और कॉल्ड पेरेंटल जनरेशन। जब पेरेंट जनरेशन क्रॉस कराया जाता है तो न्यू हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग मिलती है, तो उन्हें पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है F1 जनरेशन। ये तुम्हें लॉज बताएंगे, उन्हें समझ में आएंगे कि हमें जो क्रॉस करवाते हैं तो उसमें F1 जनरेशन मिलती है, जिसे फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोलते हैं। फिर F1 जनरेशन क्रॉस करवाते हैं तो F2 जनरेशन हमें मिलती है। मोनो हाइब्रिड रेशो,
तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो मोनोहाइब्रिड रेशो होएगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो डाईहाइब्रिड रेशो होगा। मेंडलीज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो अपने 8th में भी पढ़े थे। ठीक है, लेकिन इनका डिस्कस नहीं करा था, यहाँ पे इनका डिस्कशन होगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।